तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विमानों में बम की धमकी देने वालों के खिलाफ सरकार के तेवर काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। आरोपी के खिलाफ जेल, जुर्माना के साथ नो फ्लाई लिस्ट में भी डालने की कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्रालय, सिविल एविएशन समेत दूसरे मंत्रालयों को लेकर इसमें अहम बैठक की गई है। इस बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी धमकी दी है। पन्नू ने कहा है कि 1 से लेकर 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की विमानों से यात्रा ना करें। इधर 5 दिनों में 100 से ज्यादा बम की धमकियां मिल चुकी हैं, इसलिए अब सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है और कानून को भी बदला जा सकता है। Whenever there is a bomb threat case happening, or if it is through a call, or if it is through social media, or if it is through some other means, we have a strict protocol that we follow. Because for us, like I said, safety and security is the foremost aspect, and this we follow through the international guidelines itself. And once that protocol is set, then we follow it thoroughly, word by word, whatever rule or whatever protocol that has been set, we follow it thoroughly, each and every point. And as we have seen that we have been getting repeated ones, and most of them are hoax bomb threats. So once this has happened, then we have had multiple meetings. तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं रोहन सिंह। तो रोहन, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, और साथ ही ये भी जानकारी दें, क्या आज भी किसी तरह की कोई हॉक्स कॉल सामने आई है? दीपाली, राहत की बात यह है कि आज इस तरह का कोई होक्स कॉल अब तक सामने नहीं आया है। पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें, 100 से ज्यादा इस तरह के होक्स कॉल आए थे और पूरा जो एविएशन था वो डिस्टर्ब हो चुका था। सरकार एक्शन में आई है। सरकार ने साफ कहा है कि वो इस तरह के मामलों को लाइटली नहीं लेगी। एक बहुत ही सख्त कानून लाने की तैयारी हो रही है और इसमें अलग अलग मंत्रालयों के साथ बातचीत चल रही है। पिछले 3 दिनों में लगातार हर दिन ही जो है गृह मंत्रालय, BCAS और DGCA, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी ये इन बैठकों में शामिल रहे हैं। जिन चीज़ों पर विचार हो रहा है दीपाली, कि जो एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी एक्ट है उसमें बदलाव किया जाए, और एक और सप्रेशन ऑफ जो सिविल एविएशन सिक्योरिटी का जो लॉ है उसमें भी, एक 1982 का लॉ है उसमें भी बदलाव किया जाए, और 3 चीज़ें की जाए। पहली चीज़ तो जुर्माना, दूसरी चीज़ जेल टर्म, और तीसरी चीज ऐसे लोगों को जो कि पाए जाते हैं कि इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, उनको नो फ्लाई लिस्ट में डालना। इसका क्वांटम कितना होगा ये अभी तक इस पे विचार होना है, जो लॉ मंत्रालय से भी इस पे विचार हो रहा है, लेकिन कड़े कानून बनाए जाएंगे इसको लेकर, जिससे कि इस तरह की चीजों को करने से लोग बचें। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कोई एक पैटर्न सामने नहीं आया है। अलग अलग आइसोलेटेड केसेस आए हैं, कुछ इंडिया के अंदर से हैं, कुछ इंडिया के बाहर से हैं, तो एक पैटर्न बनाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी तरह की कोई भी थ्रेट को हम लाइटली ना लें। जो भी इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, हर चीज पे जो सेट प्रोटोकॉल है उस पर काम हो रहा है, और सरकार इसको लेकर अगले 2 से 3 महीनों में एक कॉन्क्रीट ड्राफ्ट लेके आ सकती है इसको लेकर कानून का, ताकि आगे इस तरह के लोग को, इस तरह की अफवाहें फैलाने से लोग डरें, और इसके लिए ही ये जो बैठकें हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर के लिए आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक डॉक्टर शहनवाज मीर समेत 6 मजदूरों की जान चली गई है। 5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। TRF प्रमुख शेख सज्जाद गुल हमले का मास्टरमाइंड है, और हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू और कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस हमले की निंदा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। मैं मृतकों के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, और साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि
ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सिर्फ यमुना का पानी ही गंदा नहीं है, बल्कि यहां हवा भी जहरीली हो गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 300 के पार यानी बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए बीजेपी की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया था और अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने यमुना में जहरीले झाग और हवा में बढ़ते प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। 17 से 22 के बीच में 6800 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने यमुना की सफाई पर खर्च किए और 2022 से 2024 तक, मार्च 2024 तक 1700 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी कि 8500 करोड़ रुपया 7 साल में इस दिल्ली की सरकार ने खर्च कर दिया। लेकिन यमुना वैसी की वैसी है। वादा जो अरविंद केजरीवाल ने किया था कुछ नहीं हुआ उसका। तो सवाल ये उठता है कि जो 8500 करोड़ रुपया है वो किसके खाते में गया, कहां गया, किस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है। जितने एसटीपी प्लांट इनको ठीक करने चाहिए थे, काम करने चाहिए थे, वो काम नहीं कर रहे हैं। ड्रेन्स इनकी काम नहीं कर रही हैं। अपनी विफलता छुपाने के लिए एक भी गंभीर उपाय अगर दिल्ली सरकार ने इस पोल्यूशन को रोकने के लिए किया होता तो आज दिल्ली वाले इन बीमारियों से ग्रसित ना होते। सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनका फेलियर है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। दिल्ली की जनता जो ये बद से बदतर दिल्ली देख रही है, वो अरविंद केजरीवाल तुम्हारे शासन की देन है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है आम आदमी पार्टी पर। वहीं इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों से पराली की घटनाओं पर लगाम लगाने की बात कही है। पंजाब में हमारी सरकार ने काम किया और वहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार घट रहा है। पराली जलने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटनाएं उसे रोक लगाइए। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर अब अपडेट के लिए जुड़ते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, अक्सर पिछले साल तक की बात करें तो दिवाली के बाद इस तरह की गंभीर स्थिति पैदा होती थी, लेकिन अभी दिवाली दूर है और अभी से ही जो AQI है 300 के पार पहुंच गया है। तो अभी क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है प्रदूषण की? जी दीपाली, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जब हम बात कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगभग औसत दिल्ली का 310 है। कुछ इलाकों जैसे कि आनंद विहार, बवाना, नरेला, यहाँ अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में। और ओवरऑल जैसे ही 300 को पार जाता है एयर क्वालिटी, हम इसे बहुत पुअर यानी बहुत खराब की श्रेणी में रखते हैं और ऑटोमेटिकली ग्रेड 2 जो है, जो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान है, उसका सेकेंड स्टेज जो है वो लागू हो जाता है। इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। ग्रेड स्टेज 1 जो है वो ऑलरेडी पाबंदियां लागू हुई हैं और आज CAQM जो कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का कमीशन है, वो इस पे निगरानी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है और आज इस बात पर कोई फैसला हो सकता है कि क्या स्टेज 2 को लागू करने का समय आ गया है। इसमें कुछ और पाबंदियां होंगी। पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी। जो रेस्टोरेंट्स में तंदूर जलाते हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जो सोसाइटीज में जो हीटर जो है गार्ड्स को वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा सड़कों पे गाड़ियों की आवाजाही कम करने की बात की जाएगी। लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, इसके लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। इन सब पर आज विचार होने वाला है। लेकिन कुल मिला के जो मौसम विभाग की बताएं, आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और खतरनाक हो सकती है। वेरी पुअर की स्थिति जो है और ज्यादा जो है वो विकट हो सकती है। चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया रोहन। और जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या है सॉल्यूशन और इस पर क्यों हो रही है डर्टी पॉलिटिक्स? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
चलिए अब बात करते हैं सोना चांदी के हर दिन बढ़ते भाव की। नए रिकॉर्ड बना रहा है सोना चांदी और बुलियन बाजार में आई तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिवाली से पहले ही वायदा बाजार में चांदी का भाव 1,05,000 रुपए के पार निकल चुका है। खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, सोना चांदी में आई जोरदार तेजी के पीछे वजह क्या है और यहां से भाव में और कितनी तेजी आएगी? जी हाँ, चांदी ने आज 1,00,000 रुपए प्रति किलो के लेवल्स छू लिए हैं और अब बाजार को लगता है कि यहाँ से और भी तेजी आएगी और 1,25,00,000 रुपए की अटकलें अब लगाई जा रही हैं। भारतीय बाजारों में 26% की तेजी के बाद ये ऑल टाइम हाइज बने हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो वहाँ पर डॉलर टर्म्स में 42% की तेजी के साथ चांदी फिलहाल 12 साल के हाइज पर कारोबार कर रही है, जो कि $34 प्रति आउंस है। चांदी का ऑल टाइम हाई 2011 में बना था, जब चांदी ने ऑलमोस्ट $50 प्रति आउंस के लेवल को छुआ था। तो उन स्तरों से फिलहाल हम काफ़ी नीचे हैं। बाजार को लगता है कि क्योंकि ये चौथा ऐसा साल है जब मार्केट में चांदी की डेफिसिट है, इन्वेस्टमेंट डिमांड तो बड़ी ही है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी लगातार यहाँ पर फेवर में रह सकती है। और चांदी ने क्योंकि आउट परफॉर्म किया है सोने को और बाकी दूसरे एसेट क्लासेस को भी, तो चांदी की तेज़ी अब बाजार को लगता है कि और बढ़त दिखा सकती है। जहाँ तक सोने की बात है, यहाँ पर हमने ऑल टाइम हाइज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में बनते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों में अब तक चांदी में हमने करीब 25% की तेज़ी आते हुए देखी है इस साल में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये तेज़ी 33% तक की बन चुकी है। ऑफ कोर्स सोने में तेज़ी इसलिए है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में हमने सेंट्रल बैंक्स को खरीदारी करते हुए देखा है। मिडल ईस्ट की चिंताएं हैं ही, चीन और ताइवान के बीच में भी कुछ कंसर्न्स हैं, टेंशन्स हैं, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर सोने ने उठाया है। साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने तो रेट कटौती की ही है। आज बैंक ऑफ कनाडा इस हफ्ते भी यहाँ पर रेट कटौती और कर सकता है। यूएस नवंबर में रेट कटौती कर सकता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के पहले हमने खरीदारी यहाँ पर आते हुए देखी है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप सोने को फिलहाल शॉर्ट करें। इवन एज ये रैली ओवर हीटेड है, तेज़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन आपको बिकवाली की राय यहाँ पर कोई नहीं देगा। ऑफकोर्स कुछ बहुत मुनाफा वसूली इस साल के अंत तक आ सकती है, लेकिन मार्केट सोचता है कि 2025 भी यहाँ पर लगातार आपको तेज़ी ही दिखाएगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बेहतर सेट होती है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो ये दशक कमोडिटी का होगा, सोने में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, ये कहना है एनाम होल्डिंग के डायरेक्टर मनीष चोखानी का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चांदी और यूरेनियम में भी रिकॉर्ड तेजी की उम्मीद है। ये दशक इज द डेकेड ऑफ अगेन हार्ड एसेट्स, कि इसमें कमोडिटीज़ और इस टाइम गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम में जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, आई थिंक द प्राइसेस विल बी फार हायर देन व्हाट पीपल कैन इमेजिन। एंड इंसिडेंटली 20 साल का जो रिकॉर्ड है, गोल्ड एंड सेंसेक्स रिटर्न्स आर द सेम। तो हम इतना मेहनत करते हैं, शेयर ढूंढते हैं, मेरी वाइफ इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन मी, सो मे बी दिस इज़ द दिवाली फॉर द वाइफ्स टू सेलिब्रेट। बट हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक कि ये डेकेड में इमर्जिंग मार्केट्स, एंड हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बहुत ध्यान देते हैं, बट इंडोनेशिया जैसा मार्केट भी बहुत पीछे नहीं है और इंटरेस्ट रेट भी वहाँ कट होने वाले हैं। तो आई थिंक देयर इज़ बैक टू दिस पीरियड ऑफ हार्ड एसेट्स। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज बाजार के हाल पर। मजबूत शुरुआत के बाद बाजार ऊपर से फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 73 पॉइंट गिरा तो निफ्टी भी 73 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा फिसले। तो मार्केट का हाल जानते हैं कंचन नौडियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज किन शेयर्स में गिरावट और कहां तेजी दिखी? जी, जैसे कि आपने बताया कि बाजार में सुबह एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज हमें देखने को मिला और लाल निशान पे जाके बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिकली सिर्फ ऑटो ऐसा शेयर था ऑटो ऐसा सेक्टर था जहां पे हमें हरा निशान देखने को मिला, बाकी सारी जगह हमें एक लाल निशान देखने को मिला। अगर निफ्टी के सबसे पहले गेनर की बात करी जाए तो बजाज ऑटो में करीबन 4.5%, HDFC बैंक 3%, एशियन पेंट भी करीब 2% और M&M करीबन 1% की बढ़त के साथ आज बंद हुए। साथ में लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नाम आता है टाटा कंज्यूमर का, जहां पे हमें करीबन 8% की गिरावट देखने को मिली। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक 4.5%, बजाज फिनसर्व 3.5% और BPCL में भी करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप की अगर बात करी जाए, गेनिंग साइड में सबसे पहला नाम है टाटा केमिकल्स, जहां पे हमें करीबन 10% का एक अपसाइड देखने को मिला। ओबेरॉय रियलिटी में 3.5%, मैज़गाउन शिप बिल्डर में 3% और साथ ही साथ BSE में हमें 1.5% की एक बढ़त देखने को मिली। लूजिंग साइड में सबसे पहले नाम आता है कोफॉर्ज का, जहां पे करीबन 6% का एक डाउनसाइड आज देखा गया। वोडाफोन आइडिया 6%, साथ ही साथ L&T फाइनेंस में भी 5.5% और MRPL में करीब हमें 0.25% का एक डाउनसाइड देखने को मिला।
शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो इस दिवाली कुछ धमाकेदार हो जाए, दिवाली का मौका होता है शुभ निवेश का। इस खास मौके के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विस्फोटक निवेश आइडिया, ब्रोकरेज के कुछ ऐसे टॉप पिक्स जो आपके पोर्टफोलियो को समृद्धि और रोशन वाला बना देंगे। तो इस कड़ी में आज जानते हैं HDFC सिक्योरिटी की दिवाली पिक्स, जिसे बताने के लिए अब हमारे साथ है यतिन मोता। तो यतिन बताएं। HDFC सिक्योरिटीज की दिवाली पिक्स का सवाल है तो इसको 3 बकेट्स में अलग कर देंगे। सबसे पहले जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, यहाँ 2 बड़े नाम जो है HDFC सिक्योरिटीज को पसंद है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके बाद SBI। ये दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी अपसाइड लग रही है। इनफैक्ट रिलायंस पे उनका टारगेट है 3240 रुपए के आसपास और SBI में 960 के टारगेट के साथ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मिड कैप्स की बात करें, जहां फाइनेंशियल्स पे HDFC सिक्योरिटीज को लगता है कि अच्छे पैसे बन सकते हैं, उनमें सबसे पहले L&T फाइनेंस, टारगेट है 219 रुपए। PNB हाउसिंग, जहां इनको लगता है कि 1160 तक के टारगेट्स पॉसिबल है और बैंक ऑफ इंडिया में वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट है 132 रुपए। तो ये 3 फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जहां HDFC सिक्योरिटीज को लगता है कि बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। इसके अलावा स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी उनके 3-4 स्टॉक्स हैं जो फोकस पे रहेंगे। सबसे पहले JK लक्ष्मी सीमेंट, ज्योति लैबोरेटरीज, नालको, इन सभी स्टॉक्स में अच्छे टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दे रहा है HDFC सिक्योरिटीज। और इसके अलावा थोड़े छोटे मझौले शेयरों में NCC में 363 रुपए के टारगेट्स हैं और नवीन फ्लोरिन पे भी लगभग 3950 के टारगेट्स HDFC सिक्योरिटीज रख रहा है। शुक्रिया यतिन इस दिवाली पिक के लिए। तो चलो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रिक्स समिट से पहले पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर अच्छी खबर सामने आई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के मुद्दे पर भारतीय और चीनी सैन्य वार्ताकार समझौते पर पहुंच गए हैं। Areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। होम्योपैथी कितनी भरोसेमंद है और किन बीमारियों में हो सकता है होम्योपैथी का सबसे ज्यादा फायदा, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।